हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम करेंगे पॉलिटिकल पार्टी एंड इलेक्टोरल ट्रस्ट वाला चैप्टर। सेक्शन को याद रखने के लिए हम बोलेंगे पॉलिटिकल पार्टी बोलती है ये तेरा है, ये मेरा है, ये तेरा है, ये मेरा है। तो हमने सेक्शन 13 उन्हीं को दे दिया। तो सेक्शन 13A पॉलिटिकल पार्टी, सेक्शन 13B इलेक्टोरल ट्रस्ट। ठीक है, इजी। अब हम पहले करते हैं इलेक्टोरल ट्रस्ट। इलेक्टोरल ट्रस्ट कौन बनाता है? इलेक्टोरल ट्रस्ट क्या करता है? देखिए, इलेक्टोरल ट्रस्ट बनाती हैं बड़ी बड़ी कंपनियां। वो बचती हैं न्यूज में आने से कि न्यूज में ये ना आ जाए इतने करोड़ रुपए इस कंपनी ने इस पार्टी को दिए, है ना। तो सारे लोग जो उस कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे करते हैं वो कहेंगे अच्छा ये उसको सपोर्ट करती है, अच्छा वो उसको सपोर्ट करती है। तो इन चीजों से बचने के लिए और न्यूज में आने से न्यूज रिपोर्टर पीछे बढ़ जाते हैं, तो इन चीजों से बचने के लिए सेक्शन 13B आया, इलेक्टोरल ट्रस्ट बन गया। अब बड़ी बड़ी कंपनियां क्या करती हैं, वो ट्रस्ट बनाती हैं। देखो उनके पास पैसा बहुत, ठीक है, वो खुद भी उसमें पैसा डालती हैं, कहीं और से भी डोनेशंस लाती हैं और सिर्फ एक काम करती हैं उसको आगे पास करने का। वो उसमें से 1 रुपए भी यूज नहीं कर सकती। वॉलंटरी डोनेशंस कॉन्ट्रीब्यूशंस जो आती हैं, मतलब वो किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन या किसी भी ऑफिस के काम के लिए वो किसी चीज के लिए यूज नहीं कर सकती। उन्हें जस्ट पास करना है पैसा। ठीक है, वो अपने अकॉर्डिंग करते हैं कि कितना परसेंट किसको करना है। अब जो ये ट्रस्ट है, क्योंकि इसमें इतने बड़े बड़े लोग शामिल हैं। अच्छा, ये लोग जो इतने बड़े बड़े लोग हैं ये ट्रस्ट बनाते हैं इसलिए कि ये पॉलिटिकली भी लोगों से जुड़ सके, इनकी नेटवर्किंग बन सके। ठीक है, कि देखो हमने तो तुम्हें पैसा दिया है, हमने तो उसको पैसा दिया है, इस टाइप में बातें करते हैं ये। ठीक है, तो इलेक्टोरल ट्रस्ट अभी कैसे बनेगा? क्योंकि भाई इतना सारा फंड इंक्लूड है इसमें, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं यहाँ पर। तो डायरेक्ट टैक्स का हेड आ जाता है यहाँ पर, बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, यानी जो आपके इनकम टैक्स को कंट्रोल करता है, उस जो पॉलिसीज बनाता है, जो उसको सुपरवाइज करता है, सारी चीजें देखता है। ठीक है, उसका हेड कौन है? बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। तो ये खुद ही इसको हैंडल करता है, ट्रस्ट को। ये बोलता है भाई और किसी के बस की नहीं है, मैं करूंगा। तो न्यू दिल्ली में है तो लोग जाते हैं सीबीडीटी के पास। ऑनलाइन भी होता है ये। ठीक है, तो इलेक्टोरल ट्रस्ट बनाने के लिए कंपनियां जाती हैं कि भाई देखियो हमें हमें अप्रूव कर दीजिए प्लीज। तो सीबीडीटी कहती है अच्छा आप नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होने के लिए सेक्शन 8 में रजिस्टर्ड है ना, मतलब सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दिखाओ अपना। आपका मेन ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट क्लॉज क्या होना चाहिए कि हम वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन लेंगे और उसको आगे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो सीबीडीटी ने ये चीजें देखी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ओनली वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन जो होती है इस ट्रस्ट की एग्जेम्प्ट होती है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ पास करनी है। ट्रस्ट अप्रूव किससे होती है? सीबीडीटी से होती है। इसको क्या करना है, जैसे हमने देखा था चैरिटेबल ट्रस्ट में वो 15% रख रहा था कि खुदा ना खास्ता कोई जरूरत पड़ जाए, इमरजेंसी हो जाए, बट इसमें सिर्फ इन्हें 5% रखना अलाउड है। अगर ये चाहे तो पूरा का पूरा आगे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूट करना होता है इनको 95% ऑफ टोटल वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन। इसमें क्या होता है, पिछले साल जैसे 100 था उसका 95 डिस्ट्रीब्यूट किया, 5 बच गया। इस साल 100 है प्लस 5 आ गया, तो जो पुराना ब्रॉड फॉरवर्ड हो गया उसका भी 95% होता है डिस्ट्रीब्यूट आगे। इनको उसी फाइनेंशियल ईयर में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। ठीक है, तभी इन्हें इन्हीं कंडीशंस पर इन्हें अप्रूवल मिलती है। अच्छा, जब ये सीबीडीटी के पास जाते हैं तो सीबीडीटी कहती है अच्छा तुम्हारे पास जो कंट्रीब्यूशन आएगा वो कहाँ से आएगा? सिर्फ इंडियन लोग होने चाहिए, इंडियन सिटीजन या इंडियन रजिस्टर्ड कंपनी फर्म, ओनली इंडियन। कैश, इनको 1 रुपए कैश भी डोनेशन अलाउड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, बड़े बड़े स्कैम हो सकते हैं। तो नो कैश डोनेशन। इनको 1 रुपए का भी हिसाब रखना पड़ेगा, कौन डोनर था, किसने पैसे दिए, कितना दिया, एड्रेस क्या है, नाम क्या है, पैन क्या है। ये अपनी बुक्स मेंटेन करेंगे और ऑडिट कराएंगे। फॉर्म 10B में ये कंप्लीट डिटेल देंगे, पैसा कहाँ से आया, पैसा कहाँ गया। कोई बेनिफिट नहीं होना चाहिए मेंबर कंट्रीब्यूटर रिलेटिव को। जैसे हमने पढ़ा था ना चैरिटेबल ट्रस्ट में कि उसने उसके सन को दे दिया, ट्रस्टी को दे दिया पैसा, तो हम टैक्सेबल कर देते थे। इसमें तो ये नॉन कंप्लायंस हो गया कि आपने ये कर भी कैसे दिया, मतलब कर ही नहीं सकते। वहां तो टैक्सेबल हो रहा था, यहाँ तो आपका ब्रीच हो जाएगा
आपका जो ट्रस्ट है वो ट्रस्ट नहीं रहेगा फिर। अभी हमने समझा था एलिजिबिलिटी क्या है ट्रस्ट की, ये सेक्शन 25 पहले था, अब सेक्शन 8 है कंपनीज एक्ट का। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चैरिटेबल पर्पस के लिए आप रजिस्टर्ड होने चाहिए और आपका ऑब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन लेना और आगे डिस्ट्रीब्यूट करना होना चाहिए। ये आपका चैप्टर हो गया है फिनिश। तो अभी हमने समझा सीबीडीटी ने बहुत ही स्ट्रिक्ट इनके ऊपर कंडीशंस लगाई हुई हैं इलेक्टोरल ट्रस्ट के ऊपर। अब हम करते हैं पॉलिटिकल पार्टी। अब हम आ गए हैं 13 मेरा सेक्शन 13A इनकम ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज में। देखिए इनकम के कितने हेड होते हैं, 5 सैलरी, बट पॉलिटिकल पार्टी की सैलरी कहाँ है, उन्हें तो कंट्रीब्यूशन मिल रहा है वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन, तो वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन मिला। अच्छा जब सैलरी आती है नॉर्मली तो हम घर बनाते हैं, हाउस प्रॉपर्टी, घर बनाते हैं तो घर बेचते भी हैं, कैपिटल गेन, बेच के बिजनेस करते हैं, बिजनेस इनकम, और फिर इनकम अगर एक्स्ट्रा आ जाती है तो एफडी करा देते हैं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ये 5 हेड होते हैं। अब क्या है, पॉलिटिकल पार्टी के पास सैलरी नहीं है तो वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन आ गया, तो वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन, उसके बाद हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, अदर सोर्स, स्टॉप। ये 4 जो इनकम है इनकी एग्जेम्प्ट होंगी। अगर बाई चांस पॉलिटिकल पार्टी ने कोई कैंटीन खोल ली समोसा चाय पकौड़े बेचने के लिए, तो ये बिजनेस है, ठीक है, ये बिजनेस है और इस पर टैक्स लगेगा, ये पीजीबीपी इनकम हो गई आपकी, ये एग्जेम्प्ट नहीं होगी बिल्कुल भी। देखिए इनके ऊपर भी कंडीशंस हैं, ठीक है, अगर आपको एग्जेम्पशन चाहिए तो ऑफ कोर्स कंडीशंस तो होंगी। तो कंडीशन क्या है, देखिए पॉलिटिकल पार्टी जो है उनको हम वोट देते हैं, हम उन्हें वोट देते हैं तो हम पीपल, हम रिप्रेजेंट करते हैं उनको, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट में वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए पॉलिटिकल पार्टी। जितनी भी पार्टीज हैं सब रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट में रजिस्टर्ड हैं, वो होनी चाहिए। बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन्हें बनाना है, भाई देखो इतनी डोनेशन, इतने करोड़ों में एक लोग खेलते हैं तो बुक्स भी बनाना है, उनका ऑडिट भी कराना है। देखिए अभी हमने पढ़ा, अभी भी पढ़ा, इलेक्टोरल ट्रस्ट को तो कैश वैश कुछ नहीं चलेगा, ठीक है, बट यहाँ पे चलो ठीक है 2000 तक अगर आप किसी को कैश देना चल जाएगा, इससे ऊपर नहीं चलेगा। अगर कोई बेनामी डोनेशन देने आया है, एनोनिमस, किसी ने नाम पता वता कुछ नहीं बताया है, तो 20,000 तक चलेगा बस। इससे ऊपर अगर आप देंगे तो आपकी इनकम एग्जेम्प्ट नहीं होगी, टैक्स लग जाएगा। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन 2 तरीके से आप कर सकते हैं। पहला कि इन्होंने ये कंडीशन ब्रेक की ना कि 2000 की जगह इनको 2100 रुपए मिले कैश में, या 20,000 की जगह इन्हें 21,000 मिले बेनामी, जिसका नाम वाम नहीं पता। तो पहली चीज, आप जो भी हमने अभी 4 हेड में इनकम इनकी एग्जेम्प्ट की थी सब कुछ टैक्स लगा दो, प्लस पीजीबीपी, भाई उन्होंने कैंटीन खोली हुई है, चाय समोसे बेच रहे हैं, वो बिजनेस है, उस पर तो टैक्स लगना ही है, बाकी के 4 भी ऐड हो जाएंगे, या तो सब पे टैक्स लगा दो। या दूसरा ऑल्टरनेटिव क्या होता है, जिस चीज में इन्होंने नॉन कंप्लायंस किया है सिर्फ वो ऐड करो पीजीबीपी के साथ और उसमें टैक्स लगा दो। देखिए इनको रिटर्न फाइल करनी होती है सेक्शन 139(4)(b) में, ड्यू डेट से पहले ही अगर ये लोग सारे काम करेंगे तो ही इन्हें एग्जेम्पशन मिलती है, ड्यू डेट के बाद नहीं मिलती। देखिए एक इलेस्ट्रेशन है कि रेंट इनकम आई इस पॉलिटिकल पार्टी की, तो ऑफ कोर्स वो सेक्शन 13A में एग्जेम्प्ट है अगर कंडीशन मेट होती है, टाइमली ये रिटर्न वगैरह फाइल करते हैं, हमने पढ़ा था ना वो 4 हेड, इनको कोई टैक्स नहीं लगेगा। दूसरी इलस्ट्रेशन हमने अभी पढ़ा ना, डोनेशन 2000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और बेनामी डोनेशन 20,000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर है तो आप इन दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं, या तो पूरे पे टैक्स लगा लो या जो इन्होंने नॉन कंप्लायंस किया सिर्फ उस पे टैक्स लगा लो। अच्छा अब जो भी डोनेशन देता है इन पॉलिटिकल पार्टीज को या इलेक्टोरल ट्रस्ट को, है ना, तो सेक्शन 80GGB में कंपनी को उसकी डिडक्शन मिल जाती है। देखो प्रॉफिट एंड लॉस में वो एक्सपेंस बुक नहीं कर सकती, एक्सपेंस नॉट अलाउड है, बट नीचे जब डिडक्शन लेते हैं 80GGB में मिल जाता है, और अदर देन कंपनी 80GGC में। तो ये हो गए आपके चैप्टर। थैंक यू।